This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसका प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। नित्यान मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकार सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति और इतनी ख्याति मिली। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, इनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 1 में चाइनीज पर चर्चा कर रहे हैं और चाइनीज का चैप्टर 2 हमारा है, जो फंडामेंटल सिद्धांत के रूप में है कि जो हमारे 5 एलिमेंट है उसकी थ्योरी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। 5 एलिमेंट थ्योरी।
तो चाइनीज दार्शनिकों ने 330वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व ये मान लिया था कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। उन्होंने पहला तत्व बताया था काष्ठ, दूसरा बताया था फायर, तीसरा अग्नि, तीसरा पृथ्वी, चौथा उन्होंने बताया था मेटल और पांचवा उन्होंने जल बताया। उसी समय उसके पूर्व भारतीय दर्शन में यह कंसेप्ट आया था कि 5 तत्व हमारे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन्हीं के बीच में 475 ईसा पूर्व यूरोप में सिसिली में इस तरह का विचार आया था, दार्शनिक विचार आया था कि जल, अग्नि, पृथ्वी और हवा, इन 4 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। यानी अगर हमारा शरीर ही इनसे निर्मित है तो इन शरीर में अगर कोई भी परेशानी होती है तो यानी इन तत्वों का जो हमारा मिश्रण है उसी मिश्रण में कुछ अंतर आया है, उसी में कुछ परिवर्तन आ गया है, कोई तत्व घट गया है, कोई बढ़ गया है। क्योंकि हम जिस तत्व से बने हैं तो वो तत्व हमारे 5 तत्व हैं। हम उसको चाइनीज के हिसाब से हम कहते हैं कि हमारा कास्ट है, तो कास्ट में परिवर्तन हुआ तो जो कास्ट का इफेक्ट होगा वो आपको दिख जाएगा। जल का हुआ तो जल का जो प्रभाव होगा वो दिख जाएगा। अगर पृथ्वी में कोई परिवर्तन हुआ तो वो दिख जाएगा, मेटल में कोई परिवर्तन हुआ तो दिख जाएगा। यानी सबके गुण दोष थे और हम सारे मनुष्य जितने भी चीजें प्रकृति की चीजें थी सब इन्हीं तत्वों से मिलकर बनी है और इनका परसेंटेज सब में अलग अलग हो सकता है। किसी में पृथ्वी अधिक हो सकती है, किसी में मेटल अधिक हो सकता है, किसी में आपका वुड अधिक हो सकता है, किसी में जल अधिक हो सकता है। इन परसेंटेज के आधार पर हमारे गुण दोष तय होते हैं। तो यानी ये पाया गया कि अगर इन में कोई परिवर्तन हुआ तो बीमार पड़ गया और परिवर्तन नहीं हुआ तो बीमार नहीं पड़ा। अगर परिवर्तन हुआ और हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर जो इन तत्वों की वजह से जिसको चाइनीज ने कहा कि हमारा इसेंस, उस इसेंस ने हमको एक पावर दिया, रोगों से लड़ने की क्षमता भी दिया और इन पदार्थों का जो इन तत्वों का जो बैलेंस था वो भी हमको इम्यूनिटी पावर दे रहा था। तो यानी अगर कोई रोग कहीं बाहर से आया भी तो हम अगर हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़िया है तो हम उससे रोगों से लड़ गए, और इम्यूनिटी पावर बढ़िया नहीं है तो हम लोग उससे लड़ नहीं पाए और रोगग्रस्त हो गए। इसी को मॉडर्न साइंस ने कहा कि होम्योस्टेसिस कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपके जो मशीनें हैं वो होम्योस्टेटिक मशीनें हैं, अगर उन्होंने उस संतुलन को ठीक कर लिया तो ठीक है, उस इक्विलिब्रियम को ला दिया तो ठीक है, संतुलन बना दिया तो ठीक है, अगर संतुलन नहीं बना पाए तो बीमार पड़ गए। तो यही थ्योरी आई कि कैसे हमको जानना ये है कि कौन सा तत्व है जो हमारे शरीर में कम हुआ है या अधिक हो गया है। जल तत्व बढ़ेगा तो 2 तरीके हो सकते हैं। हमारा शरीर फूलने लगेगा, सूजन आ जाएगी शरीर में, तो वो मालूम हो जाएगा, दबाएंगे तो गड्ढा पड़ सकता है। तो ये सब चीजों से मालूम होगा कि हमारे यहाँ जल तत्व बढ़ गया। अगर जल तत्व के साथ साथ कोई पृथ्वी तत्व बढ़ गया, यानी पृथ्वी तत्व में क्या होगा कि उसमें जल तो नहीं बढ़ेगा लेकिन जो पृथ्वी तत्व है वही बढ़ जाएगा, तो मांसल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसके संतुलन को हमको घटाना है, इस जो बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा उसको हमको मेंटेन कर लेना है। तो यही सिद्धांत आया कि पंच तत्व को 5 एलिमेंट थ्योरी कहा जाता है और यही जानना है। इन्हीं 5 एलिमेंट थ्योरी को हम लोगों ने चाइनीज ने कहा था कि इन 5 एलिमेंट से कोई ना कोई ऑर्गन जुड़ा हुआ है। तो यानी इन एलिमेंट में परिवर्तन आया तो कोई ना किसी ऑर्गन की फंक्शनलिटी में, स्ट्रक्चर और फंक्शन में कहीं ना कहीं अंतर आ गया। तो उस स्ट्रक्चर और फंक्शन को सुधारेंगे कैसे? अगर एलिमेंट को सुधार देते हैं तो ठीक है, अगर हम ऑर्गन को सुधारते हैं तो भी हमारा बैलेंस होता है। तो हम लोगों ने कहा था कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम हमारे 2 चीजें हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल करती हैं। तो यानी इनमें भी कोई परिवर्तन आ गया तो भी पूरे शरीर में परिवर्तन आ जाएगा।
एंडोक्राइनल होगा तो हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाएगी, और एंडोक्राइनल नहीं मतलब नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी तो भी शरीर प्रभावित हो जाएगा। तो इस ये तय करने के बाद कैसे जाना जाए कि ये यही कौन सा तत्व असंतुलित हुआ है, यानी कौन सा तत्व बढ़ गया या घट गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि इसका डायग्नोसिस। फिर डायग्नोसिस में पता करते हैं कि पुराना है नया है, हीट बढ़ी है, हीट कम हुई है, कोई ऊर्जा अधिक हो गई, ऊर्जा कम हो गई, जो हमारे 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है उनके आधार पर। तो चाइनीज ने कहा था कि 3 फोर्सेस हैं, इन यांग की फोर्सेस। इन यांग की फोर्सेस में एक इन ने बनाया पृथ्वी और यांग ने बनाया स्वर्ग, और मनुष्य की रचना इन दोनों के बीच में हुई। तो ये देखिए चार्ट, हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं, और ये वही चार्ट है। वो कह रहे हैं कि सब तत्वों के साथ कोई ना कोई ऑर्गन जुड़ा हुआ है। तो चाइनीज ने 5 तत्वों का कंसेप्ट लिया, लेकिन 6 ऊर्जा का, 6 एनर्जी कंसेप्ट लिया, और उन्होंने हीट जो फायर था उसकी 2 एनर्जी लिया, एक हीट लिया और एक हॉटनेस लिया। तो उसकी वजह से 2 ऑर्गन और बढ़ गए, और ये 2 ऑर्गन जो बढ़े वो पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर थे। ट्रिपल वार्मर कोई दार्शनिक कंसेप्ट है, ऐसा कोई ऑर्गन मॉडर्न साइंस ने नहीं बताया है ट्रिपल ऑर्गन। हाँ, पेरिकार्डियम को जरूर कहा कि दिस इज कवरिंग ऑफ हार्ट, लेकिन ट्रिपल वार्मर का कोई नहीं है। ये पूरा दार्शनिक विचार है, और ये चाइनीज का केवल विचार है। तो वो कहते हैं कि पूरा शरीर जो है हमारा है 3 खानों में बटा हुआ है, तो हर खाने का एक इंचार्ज है, और वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करता है। तो उसको हम लोग ट्रिपल वार्मर, परमानेंट गर्म करने वाला, तो उस वार्मर के अलग अलग वो है। ऊपर के वाले 3 वार्मर है, अपर वार्मर, लोअर मिडिल वार्मर एंड लोअर वार्मर। मिडिल वार्मर के स्पिन और स्टमक वगैरह है कंट्रोलर, और ऊपर के हार्ट और लंग्स हैं, और नीचे के किडनी और लीवर। तो ये हम लोगों ने देखा था इस चार्ट को। मैडम, इस चार्ट को तो हम लोग देख चुके हैं बहुत अधिक। यस। उसी का डिस्क्रिप्शन बस चल रहा है कि लीवर उनका इन इन कोई भी एक तत्व होगा, कोई भी एक एलिमेंट होगा, उसके 2 पार्ट होंगे, एक इन पार्ट, एक यांग पार्ट। तो एक इन ऑर्गन होगा, यांग ऑर्गन होगा। तो वुड का हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर है, फायर का हमारा हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है, अर्थ का हमारा स्प्लीन, पैंक्रियाज और स्टमक है, और मेटल का हमारा लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन है, और वाटर का हमारा किडनी और यूरिनरी ब्लैडर है। तो जो 6 ऊर्जाओं के आधार पर, तो ये ऊर्जा जो थी, यही ऊर्जा जो हमारी ऊर्जा है, यानी शरीर ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमारा ये शरीर बना हुआ है, इन्हीं तत्वों से बना हुआ है। अब इन तत्वों में असंतुलन हुआ, या ये तत्व मान लीजिए बाहर से बाहर वायु है, प्रकृति की ब्रह्मांड की वायु भी तो है, ब्रह्मांड की गुण है, फायर है, अर्थ है, मेटल है। अब इनमें जैसे हम कहते हैं कि कोई हवा चली, बहुत तेज हवा चली, तो इस जो वायु बढ़ गई, ब्रह्मांड में वायु बढ़ी, तो उसने हमको प्रभावित भी किया, तो हम रोगग्रस्त भी हो सकते हैं। क्यों? हमारे कंपैटिबल नहीं हुई, हमारी एनर्जी और उनकी एनर्जी से कंपैटिबल नहीं हुई, तो हमको बीमार हो गई, या हमने उसको एक्सेप्ट किया लेकिन इम्यूनिटी पावर ने हमारा उसको हटा दिया, तो ठीक है। लेकिन अगर हम कंपैटिबल नहीं हो पाए उसके साथ, तो बीमार पड़ गए। उसी तरह ठंडक अचानक बढ़ गई, कोल्डनेस आ गई वाटर की वजह से, तो वो उस एनर्जी को अगर हम आत्मसात नहीं कर पाए तो हम बीमार पड़ गए। गर्मी आई तो हमने आत्मसात नहीं किया, तो जो भी कोई एलिमेंट ब्रह्मांड में है उसको अगर आत्मसात नहीं कर पाए, यानी हम कंपैटिबल नहीं रह पाए, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो यानी यही एनर्जी हमको रोगों के कारण भी यही एनर्जी है। इन एनर्जी के रूप में भी कोई मान लीजिए यही एनर्जी है जो हमारी, आप इन्फेक्शन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन है एनर्जी यही, इन्हीं एनर्जी रूप में है। तो हम लोगों ने कहा कि लीवर, अभी रिलेशनशिप जो हमने बताया था कि एक किसी का हस्बैंड है, किसी का वाइफ है, वो छोड़ दीजिए। तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप मत करिए, कि बस केवल इतना करिए कि दोनों पेयर ऑर्गन है, लीवर और गॉल ब्लैडर, लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर गॉल ब्लैडर, ये दोनों पेयर ऑर्गन है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में है। हु इज द हस्बैंड वी डोंट नो,
या ये कंसेप्ट चाइनीज और आयुर्वेदिक में अलग अलग कर दिया गया है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो जा रहा है। उन्होंने चाइनीज ने हॉलो ऑर्गन का कंसेप्ट किया था, हॉलो और सॉलिड ऑर्गन। तो हॉलो ऑर्गन हमारे यांग ऑर्गन थे और सॉलिड ऑर्गन हमारे इन ऑर्गन थे, बस। तो ये हम लोग उस पर नहीं जाते, बस पेयर ऑर्गन है। तो अब देखिए, चीन में हस्बैंड ऑर्गन को इन कहते हैं, वहां हस्बैंड ऑर्गन को इन है। हम लोग नॉर्मली इन ऑर्गन कह रहे हैं जो है वाइफ ऑर्गन। तो ये मॉडर्न, ये दोनों में कंफ्यूजन हो जा रहा है। जो स्टूडेंट है उनको ये होता है कि भाई कौन क्या, ये कौन सा रिलेशनशिप कैसे बताए। तो हम लोग इस पर नहीं जाते, चर्चा में जाते हैं। लेकिन ये है कि जो भी फंक्शन कर रहा है लगातार फंक्शन कर रहा है, वो हमारा इन है और वो सॉलिड ऑर्गन कहलाता है। जो हमारा कभी कभी काम करता है वो हमारा यांग ऑर्गन है और वो हमारा हॉलो ऑर्गन है। तो अब क्रिएटिव साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था। ये उन्होंने यहां से कंसेप्ट दिया कि जल पेड़ का पोषण करता है, यानी न्यूट्रिशन देता है, तो उससे हमारा वुड उत्पन्न होता है। तो ये उसको क्रिएशन कह दिया था उन्होंने कि क्रिएट, ये क्रिएट कर रहा है, यानी जल तत्व वुड तत्व को क्रिएट कर रहा है। फिर वुड के जलने से, वुड इतना जलने लगता है पेड़ों, अब फॉरेस्ट में जाइए तो वहां आग लग जाती है। तो अगर उसके जलने से अग्नि उत्पन्न हो रही है तो ये माना गया कि वुड जो है वो फायर का क्रिएटर है, क्रिएट कर रहा है, उसका मदर है, मदर फॉर्म में है, मदर है। अग्नि के जलने से राख पैदा हुई, अग्नि जली बुझ गई तो राख हो गई। धीरे धीरे यही कालांतर में, यही टाइम जैसे पास करेगा, टाइम पासेस, तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल पृथ्वी की तरह हो जाएगी ठोस, तो यही मिट्टी बन जाएगी। तो अग्नि तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व की जननी हो गई, यानी मदर हो गई। मिट्टी में देखा, मिट्टी में आप देखा तो खुदाई किया तो आपको मेटल मिल जाता है। तो यानी माना गया कि मिट्टी से धातु उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी तत्व जो धातु की जननी है, मदर। धातु से जल पैदा होता, अगर धातु से जल पैदा नहीं होता, क्योंकि धातु को अगर जला दिया जाए तो वो तरल के रूप में हो जाता है, तो जल के रूप में हो जाता है, तो तरल है। तो तरल को उन्होंने कह दिया कि जल तत्व की जननी है, धातु की गलती होती है। इस रूप में उन्होंने पूरा क्रिएशन साइकिल कहा। तो दिस इज क्रिएटिव साइकिल और इट इज नोन एज जनरेटिव साइकिल टू। अब जो उस तत्व के पेयर ऑर्गन थे, वो पेयर ऑर्गन के रूप में दूसरे के मदर फादर के रूप में हो गए, दूसरे के पेरेंट के रूप में हो गए, जिसने क्रिएट किया। जैसे वुड ने क्रिएट किया, मान लीजिए फायर को, तो फायर के वो मदर फादर वुड वाले एलिमेंट हो गए। फायर माने हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के मदर फादर के रूप में कौन, पेरेंट्स के रूप में कौन हो गया, लीवर गार्बुलर। ये रिलेशनशिप, वही रिलेशनशिप। फिर दूसरा डिस्ट्रक्टिव साइकिल है, इसको कंट्रोल साइकिल बोलते हैं। ये डिस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं, इसको कंट्रोल साइकिल भी बोलते हैं। तो कंट्रोलिंग साइकिल में हमने देखा कि दो एलिमेंट के बाद तीसरा जो एलिमेंट है, यानी ग्रैंडफादर कंट्रोल्स ग्रैंडसन, ये ग्रैंड मदर कंट्रोल्स ग्रैंड डॉटर, एक इस रिलेशनशिप में है। तो वही उन्होंने कहा कि जल तत्व संबंधित ऑर्गन किडनी और यूरिनरी ब्लैडर है, तो वो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के नियंत्रक हो जाएंगे, क्योंकि वो जल उसको बुझा देगा। तो जल तत्व में जो किडनी होगी वो उसके कंट्रोलर हो जाएगी। अग्नि धातु को जला देगी तो फायर कंट्रोलर ऑफ मेटल। तो उसी तरह फायर के जो भी जितने एलिमेंट होंगे वो उसके कंट्रोलर, वो जो ऑर्गन होंगे वो उसके कंट्रोलर हो जाएंगे। ये एक चार्ट है, आप लोग देखिएगा इसको, ऑर्गन बैलेंसिंग टोनिफिकेशन रिलेशन पॉइंट है। यानी बैलेंसिंग करना हो तो ये पॉइंट्स, टोनिफिकेशन करना हो तो ये पॉइंट, सिडेशन करना हो तो ये पॉइंट्स। यानी लंग्स ऑर्गन जो है, अगर बैलेंस क्योर करना हो तो आप इन पॉइंट्स को मेथी लगा दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। टोनिफिकेशन, अगर मान लीजिए लंग्स की एनर्जी कम है तो टोनिफाई कर दीजिए इनसे, और सिडेशन पॉइंट में इन पॉइंट को लगा दीजिए तो सिडेशन हो जाएगा। तो मोर और लेस आप देखिएगा LU9
LU9 हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, UB13 हमारा बैकशू पॉइंट है, पॉइंट इसका है लंग्स का, UB20 हमारा स्प्लीन का पॉइंट है, SP3 हमारा, तो स्प्लीन हम लोग कहते हैं स्प्लीन इज द मदर ऑफ लंग्स। तो अगर स्प्लीन की ताकत बढ़ेगी तो हमारा लंग्स की टोनिफाई हो जाएगा। UB20 भी आपका स्प्लीन का बैकशू पॉइंट है, तो अगर वो स्प्लीन का ताकत बढ़ेगी तो लंग्स, उसकी मदर की ताकत बढ़ेगी तो लंग्स की ताकत बढ़ जाएगी। इस हिसाब से टोनिफिकेशन का पॉइंट को भी चयन किया गया है। ऐसे सब में है, तो ये एक चार्ट है, मिलेगा आपको, पढ़िएगा। और ये सर ये लंग्स में लिखा है ये LU5.5, LU9.5, तो 0.5 कर दीजिए। हाँ 0.5 0.5 उस मतलब दोनों के बीच में, बीच, 5 और 6 के बीच में कोई पॉइंट होगा वहां पर लगा दीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना ST36.5 हम लोग बोलते हैं ना, हाँ, तो ST36 और 37 के बीच का पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 5 तत्वों का संबंध क्या, वही कंट्रोलर, वही जो उसी को ऑर्गन में कंट्रोल कर दिया गया। अब ये कहा गया कि डिजीज होती कितने प्रकार की है। हम लोग कहते हैं कि डिजीज हुई, तो डिजीज का एक तरीका हमारे पास है कि भाई हम डिफाइन करें कि भाई कैसे होती है। ये हर चिकित्सा में ऐसा नहीं, इसी में है। तो एक हुई एक्यूट, एक्यूट माने तत्काल हुई। यस, इसको हम लोग हाइपर बोलते हैं। जब कोई ऊर्जा कहीं से आई और उसने हमको प्रभावित किया, तो ऊर्जा बढ़ गई, हम कंपैटिबल नहीं कर पाए, ऊर्जा को हम आत्मसात कर लेते, हम उसको पचा लेते, तो कोई बात नहीं थी। अगर एक्यूट हुई तो एक्यूट ऊर्जा हमेशा हाइपर होगी, इसलिए एक्यूट को हाइपर बोलते हैं। जो तुरंत आई वो झंझावात की तरह आती है, इसको आयुर्वेद में वात कहा जाता है, है ना। और हमारे यहाँ उसमें मॉडर्न साइंस में उसको कह देते हैं कि आप कोई वायरल हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ये बोल देते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन कोई भी जीवाणु है, कोई आया है, कोई एनर्जी, सर्दी लग गई, गर्मी लग गई, ये सब वही है। तो वही सब चीजें एक्यूट होगी, नई बीमारी होगी, एक्यूट हाइपर होगी, बहुत तेज आएगी और ये 5-6 दिन बहुत परेशान करेगी, फिर धीरे धीरे वो शांत होगी। मतलब इसकी स्टेजेस भी हैं, 5-6 दिन में ये पूरा अपना पहला स्टेज बहुत तेज होगा, दूसरा स्टेज थोड़ा सा हाइपर हो सकता है, तीसरे स्टेज में ये डाउन होने शुरू हो जाएगी हाइपर डिजीज। दूसरा क्या है, क्रॉनिक, पुरानी बीमारी जो अब बहुत क्रॉनिक हो गई और शरीर के अंदर प्रवेश कर गई, वो क्रॉनिक हाइपो होगी, उसमें एनर्जी घटने लगी। शुरू में लड़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, सब जगह होगा, बाद में जब मरने लगेगा, मॉडर्न साइंस भी कहती है, बाद में जब मरने लगेंगे हमारे सेल, तो यही अंदर प्रवेश कर जाएगी और ये हाइपो डिजीज होगी, मतलब एनर्जी हमारी घट गई लेकिन क्रॉनिक हो गई बीमारी। तीसरा होगा सब एक्यूट, जिसको हम लोग बोलते हैं बीच का है, अभी जो है हुआ और अभी अंदर प्रवेश नहीं कर, पूरा नहीं कर पाया, अभी प्रवेश कर रहा है, तो ये वाली सब एक्यूट कहलाती है। इसको हम लोग वहां के अगर मॉडर्न वो चाइनीज उस पर आयुर्वेदिक में कहें तो पहला वात डिजीज, दूसरा पित्त, सब एक्यूट माने पित्त, और तीसरा कफ, क्रॉनिक हाइपो कफ डिजीज। ठीक है, तो नई उग्र बीमारी का उपचार कैसे करें, ये एक थोड़ा सा कुछ बताया हुआ है यहीं से। अब उसका शुरुआत भी हो गई कि उपचार कैसे, तरीका कैसे हो। उनका ऐसी बीमारी आते ही अति उग्र रूप धारण कर लेती है और एक संकटकालीन अवस्था में खड़ा कर देती है। अचानक आई और झंझावात की तरह आई, झंझावात बोलते बात, झंझावात माने झंझावात आया और उस ऑर्गन में एनर्जी अधिक हो जाती है, किसी और जिस ऑर्गन में गई वो एनर्जी, उसमें उसका आवश्यकता से अधिक हो गया, तो इसको हाइपर बोलते हैं। तो अब इस हाइपर एनर्जी को हमको सेडेट करना है, घटाना है, तभी तो हमारा ठीक होगा। बैलेंस बिगड़ गया, इस बैलेंस को हमको
बैलेंस को, हमको एनर्जी को कम करना है, घटाना है, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब एक पॉइंट और इसमें बता दूं आप, जो थोड़ा सा रह गया अभी। जैसे हम लोगों ने कहा, एक सेंटेंस कहा था, हम लोगों ने एक सेंटेंस कहा था मैडम कि सारी सारी कायनात यानी सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में स्थित जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सब 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो कोई भी सिस्टम होगा कायनात में, ब्रह्मांड में कोई भी होगा, तो इन्हीं 5 तत्वों से बना होगा। तो कोई मेरिडियन हमारी है, चाहे वो काल्पनिक हो चाहे मेटाफिजिकल हो, वो भी तो इन्हीं से बनी होगी। तो यानी हर मेरिडियन सिस्टम में या हर मेरिडियन में ये 5 तत्वों के प्रतिनिधि जरूर होंगे। ओके। जैसे हम कहें कि हमारा अमेरिका से हमारा रिलेशनशिप है, तो हमने अपना एक वहां पर एम्बेसी बना दिया और कहा कि भाई हमारा ये ऑफिस है, तो वो ऑफिस इंडिया कहलाता है, वो ऑफिस अमेरिका नहीं है। उतना स्थान हमारा इंडिया का स्थान है, तो हम रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां बैठे हुए हैं, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे इंडियन, उतने एरिया में कोई और कानून लागू नहीं था, इंडिया कानून लागू होता है। वहां अरेस्ट नहीं कर सकते, बताना पड़ेगा कि ये है। तो वो जो वो रहने का जगह है वो इंडियन एम्बेसी है, यानी उस जैसे यहाँ अमेरिका का है, सब जगह की है, तो वो एरिया उनका डिफाइंड एरिया है कि वो अमेरिका का ही माना जाएगा कि अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन है, तो अमेरिका का जगह। तो वैसे ही हर मेरिडियन में हमारे 5 तत्व हैं, 5 का प्रतिनिधि कोई ना कोई होगा पॉइंट के रूप में। और पॉइंट होंगे, लेकिन ये पॉइंट जरूर होंगे, मतलब हर मेरिडियन में वाटर भी होगा, जो है फायर भी होगा, वुड भी होगा, वाटर भी होगा, मेटल भी होगा। ओके। ये सरल, ये क्योंकि बताना जरूरी, यहीं पर पॉइंट आ गया ना वो, इसलिए मैंने कहा कि वो पॉइंट छूट गया था। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि 12 में से प्रत्येक मेरिडियन, जितने मेरिडियन है, प्रत्येक मेरिडियन में एक स्पेसिफिक सिडेशन पॉइंट होता है। अब यहाँ बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, जो उसका सन पॉइंट होता है। अब देखिए मैडम, व्यावहारिक जगत से जरा सोचिए, कोई भी संसार है, नॉर्मल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, इस संसार में जो मदर है, वो हमेशा अपने बेटे को, अपने बेटी को कोई ना कोई ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा माने मनी भी है, अपना ज्ञान भी है, सब ऊर्जा के फॉर्म में है। मनी भी ज्ञान है, मनी भी ऊर्जा है, ज्ञान भी ऊर्जा है, सब तो कोई देते हैं। और सन का कैरेक्टर देखिएगा, हर जगह सन का कैरेक्टर है कि सन 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 पॉइंट या डॉटर पॉइंट, जो भी कह लीजिए, सन डॉटर एक ही कंसेप्ट है। तो इसमें ऊर्जा लेता है, देने का एलिमेंट बहुत कम है पूरे व्यवहार जगत में। वो कहानियों में आते हैं, रियलिटी में नहीं। तो यानी अगर सन पॉइंट को हमने स्टिमुलेट किया, तो मदर पॉइंट से सन पॉइंट में चली जाएगी, यानी सन पॉइंट इज सेड टू बी सिडेशन पॉइंट, इट इज नॉट टोनिफिकेशन पॉइंट। उल्टा है ना, यही सही है, होता है ना। अभी देखेंगे मदर पॉइंट टोनिफिकेशन पॉइंट कहा जाता है। और हमारा इस ऐसे भी देखिए, अगर हमारी ऊर्जा की दिशा जो है, आपने देखा ना, मेटल से वुड से जा रही है, वुड से फायर की तरफ, फायर से जाकर अर्थ की तरफ, अर्थ से मेटल की तरफ, मेटल से वाटर की तरफ, वाटर से वुड की तरफ।
तो हमारा जो मदर का पॉइंट होगा तो मदर पॉइंट तो पहले आएगा। हाँ, तो अगर उसमें हम ऊर्जा बढ़ा देंगे तो ऊर्जा यहाँ बढ़ी तो तुरंत आगे चली गई, ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर हमने पहले ऊर्जा नहीं बढ़ाई और सन पॉइंट पे ऊर्जा बढ़ा कर दिया, पॉइंट कर दिया, तो सन पॉइंट अधिक ले लेगा ना, ऊर्जा तो इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो सन अधिक ले लेगा। जबकि उसके पास क्या है, मदर के पास तो अधिक है नहीं, मदर के पास 100 ही रुपया है। अब वो उसने 40 पहले ले रहा था, अब 60 लेना शुरू कर दिया, तो मदर के पास कम हो गया ना। हाँ, तो यानी डायरेक्शन तो यही है। तो अगर इसीलिए सन पॉइंट को हमेशा सिडेशन पॉइंट कहलाता है, क्योंकि वो जब ऊर्जा ले लेगा, डायरेक्शन यही है, ऊर्जा ले लेगा तो उसकी ऊर्जा घट जाएगी। इसलिए सन पॉइंट कोई भी होगा वो ऊर्जा लेगा। ऊर्जा लेगा, वो सन सिडेशन पॉइंट कहलाएगा वो। अब उसकी तरीका यही है, देखिए अब इसमें देखिए, जो अभी एक लंग्स में, जो लंग्स में अब भी आपने पॉइंट वाला नहीं पढ़ा हुआ उसको, वाले कैसे है कि वर्चुअली हर ऑर्गन का जो एक पॉइंट है, जैसे लंग्स में, तो लंग्स में ये हमेशा अब याद करने के लिए दृष्टिकोण से रखिएगा हमेशा, पहले वुड, नंबर 2 फायर, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मेटल, नंबर 5 वाटर। ये ऑर्डर आप भूलिए नहीं कभी। हाँ, दो इट इज नॉट डिफाइंड ऑर्डर कि ये नंबर 1 यही होगा, बट हम कहते हैं कि हम लोग हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो वुड पहले लिखते हैं, फिर फायर, हाँ, अर्थ, फिर मेटल, फिर वाटर। तो जो ये आपके नंबरिंग सिस्टम है, ये उसी सिस्टम से ही आप याद करिए तो हमेशा याद रहेगा। जैसे लंग्स के इस तरह चलेंगे, LU 11, LU छोड़ दी, LU तो कॉमन है, 11 10 8 नहीं 11 10 9 फिर 8 फिर 5। यहाँ पर जो है तो आप नोट कर लीजिए इसको, 11 10 9 8 5 नोट किया आपने। हाँ, तो नोट कर 11, जो 11 नंबर है LU 11, वो है वुड का पॉइंट, दूसरा है फायर का पॉइंट, तीसरा है अर्थ का पॉइंट, और चौथा है हमारा मेटल, और पांचवा है हमारा वाटर। तो LU 5 इज वाटर पॉइंट। तो LU 5 याद करिए, ये लंग्स का मेटल का पॉइंट है ना, तो लंग्स का वाटर कौन है, लंग्स का बेटा आगे जाएगा ना, लंग्स आगे का वाटर होगा, मेटल का वाटर ही तो है। तो वाटर पॉइंट जो होगा वो सन पॉइंट होगा। ओके, तो इट इज सिडेशन पॉइंट। LU 5 इज सिडेशन पॉइंट। LU 5 में स्टिमुलेट करेंगे तो तो भी सिडेट करेगा, यानी उस ऊर्जा को लंग्स में ही है, ये सारे लंग्स में ही है, ये पॉइंट लंग्स में ही है। तो लंग्स के ही LU 5 को जब हम करेंगे तो वो उसकी ऊर्जा घट जाएगी। लेकिन वो कब करना है तो वो हमें बाद में आएगा ना, अभी तो थ्योरी है। ओके, बस ये पॉइंट ऑफ सिडेशन समझना है कि भाई कैसे हम, है ना। तो हम कहते हैं कि LU 5 जो है लंग्स में ही होगा, लेकिन उसी के पॉइंट, क्योंकि वो वाटर पॉइंट है और वाटर इज सन ऑफ लंग्स, तो वो सन पॉइंट मान लिया जाएगा कि सन पॉइंट है, वाटर पॉइंट माने सन। उसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन है, वो मेटल है, उसका भी LI उनका चलेगा 1 3 5 LI 3 5 11 1 2 3 5 11 1 2 जी 3 5 11 1 2। ये भी वुड से ही चालू होगा। हाँ, ये भी वुड से ही चालू होगा, वुड से ही बताना है सब, वुड से ही 3 5 11 1 2। 2 आगे वाटर पॉइंट,
Yes. स्टमक है, स्टमक का 45, स्टमक जो है हमारा अर्थ पॉइंट है, ये point उसके है। पॉइंट चलेंगे हम्म 43, 41, 36, 45, 44। इसी चार्ट में आगे कहीं लिखा हुआ शायद ये जो इसके पहले आगे नहीं है, ये पीछे। ये पीछे ये है ना, ये सारे उसी पॉइंट है, देखिए हाँ। है ना, उसी तरह के पॉइंट सारे, सबके पॉइंट अलग अलग दिए हुए हैं। हाँ। ठीक है, तो वही 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 बता रहे हैं कि ये वाले ऐसे हैं। हमने हमने उस तरह से वुड से शुरू किया है कि वुड से याद किया है भाई, वुड हमको पहले समझना है। फिर हम आप देखिए, हाँ फिर देखिए फिर आप स्पिन, स्पिन के चलते हैं 1 2, स्पिन का 1 2 3 5 8, 3 1 2 3 1 2 3 5 9, 5 9, 1 2 3 5 9। ओके। स्पिन में 21 पॉइंट होते हैं, तो 1 2 3 5 9, तो 5वां पॉइंट हो गया मेटल का पॉइंट। हार्ट है, हार्ट फायर है, तो इसका पॉइंट चलेगा 9, इसके टोटल 9 होते हैं, तो 9 9 8 7 4 3, तो 7 अर्थ पॉइंट है। और अर्थ पॉइंट या और भी नोट, इसी में नोट कर लीजिए कहीं पर कि सारे इन ऑर्गन का जो अर्थ पॉइंट होता है वही ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है। सारे अभी आगे एक आएगा ऑर्गन सोर्स पॉइंट, जब आएगा तो उसमें आएगा सारे इनके जितने इन ऑर्गन हैं उनके सबके अर्थ पॉइंट ही ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके चलते हैं 3 5 8 1 2, 3 5 8 1 2, तो इसका अर्थ पॉइंट हो, क्योंकि अर्थ जो है ये हार्ट के बाद अर्थ, तो हार्ट, अर्थ इज सन ऑफ हार्ट, तो 3 5 8 1 2। यूबी का देखिए आ गया, यूबी 65 वुड पॉइंट। इन सबके वुड पॉइंट आपको मालूम होगा, तो ये जो जिसका जो पॉइंट है सन पॉइंट, वो बता दिए इन्होंने कि इसका सन पॉइंट ये है, जो उसका अगली बार का पॉइंट है वही वाला पॉइंट है। ये सब कहाँ रहते हैं, तो कह रहे हैं कि आप इनको अगर सिलेक्ट कर देंगे, सिंपल थ्योरी बता रहे हैं, अगर इनको आप सिलेक्ट कर देंगे तो ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, इनका ये कहना है। ओके, ठीक, अभी हमारे पास बहुत थ्योरी है, ये तो एक एक पॉइंट को बताने, इतिहास मतलब कैसे थ्योरी डेवलप होगी वो बता रहे हैं आपको, ताकि आप इन पॉइंट्स को भी यूज कर सकते हैं, कभी यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं। ओके, है ना, तो मतलब इनके पॉइंट को समझने का अर्थ ये है कि पहले इनसे समझ लीजिए। दीर्घकालिक पुरानी बीमारी, अब ये क्रॉनिक हाइपो है, इसमें एनर्जी हमारी घटी हुई है, तो जब एनर्जी घटी तो कैसे बढ़ाएं उसको, तो हमको एनर्जी बढ़ानी है तो टोनिफिकेशन चाहिए। तो फिर वही आप थ्योरी, समाज में जो मदर है उससे कोई अगर बेटा या बेटी मांग ले कि हमको 100 रुपए चाहिए, तो अगर उसके पास 200 होगा या 100 होगा तो भी पूरा दे देगी, 200 होगा तो 100 तो दे देंगे, कि हमारे 100 भी हो तो शायद 100 भी दे दे। तो इसलिए वो वाला टोनिफिकेशन पॉइंट, मदर पॉइंट इज ऑलवेज टोनिफिकेशन पॉइंट, सन पॉइंट इज ऑलवेज सेडिशन पॉइंट। 25, अच्छा वही डायरेक्शन भी है, तो अगर इसकी ताकत बढ़ेगी वुड की, तो फायर की ताकत अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा जा रही उधर। मान लीजिए कहीं नदी में हो
और बाढ़ कोई किसी जगह बांध खोल दिया जाए तो उस जगह के आगे अगर जा रही है तो ऊर्जा बढ़ेगी ना सब जगह, वैसे ही है। तो ये टोनिफिकेशन पॉइंट टोनिफिकेशन पॉइंट देखिए लंग्स का, देखिए लंग्स में, लंग्स का जो मदर कौन होगी लंग्स की, अर्थ, अर्थ, तो अर्थ होगी पहले वाली, हम्म, अर्थ पॉइंट होगा। तो हम लोगों ने कहा था ना 11 10 9 8 5, तो 9 नंबर आ गया। हम्म, ओके, वुड फायर अर्थ, हाँ, है ना, हम्म, तो ये सारे पॉइंट उसी सिद्धांत के अनुसार है। तो इनके अगर पॉइंट को हम लोग कर देंगे तो टोनिफिकेशन पॉइंट होंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो हमको अच्छा लगने लगेगा। अगर मध्यकालीन है, ट्रीटमेंट ऑफ सब एक्यूट डिजीज है, तो इस कैसे बीमारी है, अब ये थोड़ा सा उनको इनमें प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा अलग से कि कुछ एनर्जी घटी होगी कुछ बढ़ी होगी, उनके आधार पर हम लोग टोनिफिकेशन को करेंगे। देखना पड़ेगा कि कौन सा टोनिफाई करें कौन सा सिडेट करें। ये इन्होंने 5 एलिमेंट चार्ट में एक बनाया है, शायद आगे ये हम लोग चार्ट में उससे दिया लिया नहीं है, ये आगे का चार्ट होगा, पहले पहले चार्ट रहा होगा। अब ये उस पर पढ़ लीजिए क्या है। 5 एलिमेंट चार्ट फिगर 1 में दिए गए संकेतों के अध्ययन से बीमार ऑर्गन का ज्ञान होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें। रोगी की उम्र, वाणी, स्वाद, गंध, रंग आदि देखकर बीमारी के कारण का पता लगता है। विभिन्न फिगर 4 में विभिन्न ऑर्गन्स के बैलेंसिंग टोनिफिकेशन रिलेशन करने वाले बिंदुओं को दर्शाया गया है। रीनल फेल्योर में किडनी की कार्य क्षमता बहुत कम हो जाए तो किडनी के और यूरिनरी ब्लैडर के बैलेंसिंग पॉइंट पर उपचार देने से, यानी अगर बैलेंस कर ले, मान लो जो किडनी फेल्योर है तो बैलेंसिंग पॉइंट को हम लोग जो अभी देखा था ना बैलेंसिंग सिडेशन वाले पॉइंट, तो उन पे हम लोग अगर लगा देंगे तो हम लोगों का उपचार ठीक हो जाएगा। ये बताने का इस चैप्टर में यही बैलेंसिंग पॉइंट, अच्छा, हाँ, ओके, अभी बताया था ना बैलेंसिंग पॉइंट, सबके समझ, वो बैलेंसिंग पॉइंट है, उसको जो है बैलेंस कर देना चाहिए। हाँ, आप कोई ऑर्गन है तो ये एक थ्योरी, देखिए ये वाली थ्योरी शुरुआत की थ्योरी शुरू हो गई, तो ये थ्योरी है, यानी इन पॉइंट्स को बैलेंसिंग के लिए कैसे करें, बैलेंस करना है, आपको नहीं मालूम कुछ बैलेंस कर दीजिए। तो जब आपको थ्योरी मालूम हो जाएगी बहुत चीजें तो आप टोनिफिकेशन करेंगे। तो क्योंकि अभी अभी समझ में आना पड़ेगा, धीरे से अभी और कंसेप्ट आएंगे, जैसे जैसे कोई आएगा, जब आपको कोई बोलेंगे तो डिफेंसिव एनर्जी ग्रुप में हम लोग लंग्स की एनर्जी मानते हैं, तो हम कहेंगे लंग्स की एनर्जी डिफेंसिव के लिए, तो डिफेंसिव के लिए पहले लंग्स पर ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। लंग्स को हम लोग ट्रीटमेंट करें तो लंग्स में एनर्जी बढ़ी है तो घटा देंगे, उसमें पहले लंग्स में आएगी, क्योंकि वो डिफेंसिव का एनर्जी का सबसे बड़ा वही वो है कंट्रोलर। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग इस पूरे उसमें चार्ट में हम लोग ध्यान देना शुरू कर देंगे। और आप उसके बाद पढ़िएगा पेज नंबर, ये भी थोड़ा सा पढ़ दीजिए, 25 पढ़ दीजिएगा मैडम, पेज नंबर 23 24 25। ये उन्होंने बनाया था एक वो चार्ट बनाया था कि जो उनका अनुभव था कि कैसा रोगी होगा तो क्या उसका होगा, उस हिसाब से। जैसे हम लोग बताते नहीं कि हर ऑर्गन आपका तय है कि कौन सा ऑर्गन है, आप लीवर के हैं किसका है जो, तो उस ऑर्गन में क्या होता है रिएक्शन में, ये देखना पड़ता है। अपने अपने ऑर्गन को जरूर जानिए कि आपका ऑर्गन क्या है और उस ऑर्गन के क्या क्वालिटीज उसकी ऑर्गन की होती है, ये जरूर जानना चाहिए। जब ज्ञान मतलब ले रहे हैं तो ये मिल रहा हम लोगों को। जिसका जनवरी में बर्थ है 8 फरवरी तक 7 फरवरी तक वो लीवर वाला है। ये कौन से पेज पे दिए? 23 24 यहाँ इंग्लिश में है ना मेरे पास, तो उसमें थोड़ा ये सोनाप्सिस आप
सिनॉप्सिस आपके 5 शू पॉइंट है, 5 शू पॉइंट, हाँ उसके आगे बढ़िए, हाँ जहाँ 5 शू पॉइंट खत्म हो रहा है वहां देखिए। तो 5 इंडिकेशन ऑफ 5 शू पॉइंट लास्ट है, उसके बाद में साइनोप्सिस ऑफ हाँ सिनॉप्सिस ऑफ acupuncture therapy, ओरिजिन, time of disease, complexion, pulse, इसी measure. इसी बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके। ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ कुछ सिम्टम की बताया कि ये सिम्टम इस तरह होते हैं, तो ये पॉइंट उसके होते हैं। आगे उसको बताएंगे, उसको 5 शू पॉइंट में ये है, लेकिन ये चार्ट है कि वो कैसे उन्होंने समझा, वो पिछले पेज में ही दर्ज है कि कैसे उन्होंने माना कि अगर कोई गार्बेडर का होगा, तो अगर जीबी का होगा, जीबी का गार्बेडर का जो उसका ऑर्गन होगा, तो वो नाराज बहुत जल्दी होता है, गुस्सा बहुत जल्दी, गुस्सा उसके नाक पर है जैसे, और गुस्सा नाक पर है, समझ जाइए गार्बेडर। क्रॉनिक गुस्सा है जो कभी समय आने में व्यक्त करेगा, तो वो लीवर का गुस्सा है। लीवर गुस्सा थोड़ा स्टेशनरी मतलब होता है, रुकता है, ठहरने वाला होता है, नहीं होता है। लेकिन जीबी वाला बहुत गुस्सा होता है, तुरंत गुस्सा हुआ तो खत्म, 5-7 मिनट 10 मिनट खत्म, हाइपर हुआ तो वो जीबी को जानने का। जीबी वाला होगा, सफाई पसंद बहुत होगा, मतलब कंबल उम्बल में धो डालेगा, बहुत साफ सुथरा भी होगा तो भी कहेगा कि ये बदल दो, बेडशीट बदल दो, नेचर के हिसाब से। तो ये नेचर के हिसाब से उन्होंने स्टडी किया था, वही है, उन्होंने कुछ लिखा है, तो उसी का कुछ आधार दिया हुआ इसी में, इस वाले थ्योरी में, आगे वाले में जो पेजेस में चार्ट बना हुआ है उसी के आधार पर ये होगा। तो ये उसमें है हार्ट के, जैसे वहां पढ़ा था ना, हार्ट वाला जो है बहुत अच्छा बोलता होगा, बढ़िया, लेकिन अगर बहुत अधिक वो हमेशा जॉयस मूड में हमेशा रहता है तो भी प्रॉब्लम हो रही होगी। जॉय उसका कैरेक्टर है, लेकिन बहुत जॉयफुल रहना नॉर्मल नहीं है। अगर कंटिन्यूअस हंसते हुए हो रहा है, हर चीज में कर रहा है, तो वो कहीं प्रॉब्लम है। अदरवाइज जॉयफुल तो है, बढ़िया। तो ये उसी में उसी के आधार पर है, कंसेप्ट के हिसाब से। लीवर वाला वो जो होगा वो बड़ा मेहनती होगा, अपना काम खत्म करेगा, बहुत अकेला मेहनती होगा, बेस्ट प्लानर है, वो बहुत बढ़िया प्लानर होगा, बढ़िया से काम खुद मेहनत करेगा, उसको काम नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा दुखी हो जाएगा, जिसका भी होगा। ये नेचर में नॉर्मल नेचर की बात कर रहा हूँ। पेरिकार्डियम वाला होगा तो वो सोशल अधिक होगा, at the cost of one's own life, own money, own time, he will support social causes. ये उसके मेन कैरेक्टर में है। पेरिकार्डियम वाला जस्ट उल्टा होगा, वो अपनी फैमिली, वाइफ, बच्चे, इन्हें तो सीमित रहना चाहेगा और इंडिविजुअल पर वेल डेस्टअप रहना चाहेगा, ट्रिपल वालों नहीं रहना चाहेगा, सब में खर्च करेगा। और पेरिकार्डियम वाला नेचर वाइज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफरेंट नहीं हो सकता, लेकिन ये बेसिक क्वालिटीज होते हैं, बेसिक क्वालिटीज। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उन्हीं की ऊर्जा को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है बढ़ा दें, और जो हमारा ज्ञान है उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, सो दैट कि ये हमारी जो थ्योरी है, हमारा कंसेप्ट है, जो एक्यूप्रेशर हमारा विचार है, ट्रीटमेंट का पैटर्न है, ये आगे बढ़ेगा तो मानवता की रक्षा होगी, और जो ज्ञान हमको मिले उसको ज्ञान को ट्रांसफर कर देंगे। यही खेमका सर कहते थे, और यही उनका विचार था, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग धन्यवाद। अभी नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे होगी।